हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे देख लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने यूपीएससी के द्वारा जो दूसरे एग्जाम कंडक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल ईपीएफओ हो गया, सीडीएस हो गया, उसके प्रीवियस ईयर देख रहे थे। अब आज की वीडियो को कंटिन्यू करके उसके आगे की और प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि फोर्स लेबर और बेगार इज वायलेशन ऑफ विच आर्टिकल। ये ईपीएफओ 2017 का क्वेश्चन है कि फोर्स लेबर या फिर बेगार को कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट करता है। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 हम लोग देख रहे थे, आर्टिकल 23 और 24 वही बात कर रहा था कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ। आर्टिकल 23 ऐसा आर्टिकल था जो कि फोर्स लेबर या फिर बेगार की बात कर रहा था, और आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर की बात कर रहा था कि चाइल्ड लेबर नहीं कराना आपको हजार्डियस जगह पर। आर्टिकल 17 ऐसा आर्टिकल है जो कि हम लोगों को एब्सोल्यूट टर्म में गिवन है, जो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, और ये नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी लॉ है, यानी कि खुद से लागू नहीं होगा। पहले पार्लियामेंट को इससे रिलेटेड कानून बनाना पड़ेगा, फिर वो कानून लोगों के ऊपर लागू होगा। आर्टिकल 16 की जब बात कर रहे थे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, और आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था। आर्टिकल 19 में पहले 7 आर्टिकल थे, बाद में 6 रह गए थे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक हटा दिया गया था। कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। अगला हमारा क्वेश्चन बोल रहा है विच आर्टिकल प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी, यानी कि एक ही क्राइम की 2 सज़ा नहीं होगी, ऐसा कौन सा आर्टिकल बोलता है। कि सीडीएस 1 2020 का सवाल है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 20। हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 20 को, कि आर्टिकल 20 तीन बातें बोल रहा था। पहली बात क्या बोल रहा था कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि स्टेट कांट एनेक्ट अ लॉ डेट गिव इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि पिछली डेट से लागू होता है। फॉर एग्जांपल आपने आज एक बात बोली और सरकार 6 महीने बाद कोई कानून बनाए कि किसी ने भी अगर ऐसी कोई बात बोली हो तो उसको जेल हो जाए, तो सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है। दूसरी बात क्या बोल रहा था कि डबल जेओपार्डी नहीं होनी चाहिए, और तीसरी बात क्या बोल रहा था कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं देना, यानी कि खुद के खिलाफ खुद को गवाही नहीं देनी है। अगर दोगे भी गवाही तो वो मान्य नहीं होगी। आर्टिकल 21 किसकी बात कर रहा था? आर्टिकल 21 हमारी बात कर रहा था राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। आर्टिकल 22 हमारी बात कर रहा था, आर्टिकल 22 हमारे रिटेंशन से रिलेटेड था, और फिर आर्टिकल 23 जो था वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन था, जो कि ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट कैन, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट है, ऑन विच ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज़ रिलीफ अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में कौन सा ऐसा ग्राउंड है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा रिलीफ को। ऐसे सीडीएस 1 2020 का क्वेश्चन है। पहला है द एग्रीड पर्सन कैन बी रेडी फ्रॉम अनदर कोर्ट, द डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, और तीसरा नो फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज, और फिर ऑप्शन डी है द पिटिशनर हैज़ नॉट आस्क्ड फॉर अ प्रॉपर राइट एप्लीकेबल टू हिज और हर केस। तो इसका सही आंसर हम लोगों को पता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान आया था उस वक्त, कि हम लोगों से सिंपल ये बात पूछ ली गई थी कि आर्टिकल 32 इनमें से सुप्रीम कोर्ट का कब नहीं लागू होगा, कब वो मना कर देगा। तो सीधी सीधी बात है, आर्टिकल 32 हमें ये बताता है कि जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तभी आपका आर्टिकल 32 एप्लीकेबल होगा। अब इसमें पहले यही ऑप्शन बोल रहा है कि नो फंडामेंटल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज, यानी कि जब आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ ही नहीं है तो आर्टिकल 32 कैसे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, रेट के लिए 2 आर्टिकल थे, एक आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का था, आर्टिकल 226 हमारा हाई कोर्ट का था। रेट जुडिक्शन हाई कोर्ट की ज़्यादा बड़ी थी सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो लीगल राइट और फंडामेंटल राइट दोनों केस में हमारा रेट लगा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के केस में लगा रहा था रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल आर एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट इनोमिनेटेड इन आर्टिकल 14 एंड 19। ये सीडीएस 2 2020 का है, मतलब कि जो हमारा आर्टिकल 14 और 19 है उसका एक्सेप्शन क्या है। तो हम लोगों ने देखा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 31 से 31C इसका सही आंसर है। जब हम लोग आर्टिकल 14 देख रहे थे, आर्टिकल 14 में जब उन्होंने एक्सेप्शन देखे थे तो पहला एक्सेप्शन हमारा ये बता रहा था प्रेसिडेंट और गवर्नर से रिलेटेड कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी। वो है आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन, मैंने वीडियो में बताए हैं। फिर उन्होंने ये देखा था एक्सेप्शन कि कोई अगर फॉरेन डिप्लोमेट है तो उसके लिए पर्सोना नोट ग्राटा हो जाएगा, उसके लिए ये वो भी क्या था आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन था। उसके बाद फिर उन्होंने ये एक्सेप्शन देखा था आर्टिकल 105 एंड 194, जो कि एमपी और एमएलए के खिलाफ था, कि एमपी और एमएलए अगर कोई भी अपने हाउस में ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि सही नहीं होगी तो उनके खिलाफ भी कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी। उसके बाद लास्ट उन्होंने एक्सेप्शन देखा था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपसे हाईलाइट कराया था क्या, आर्टिकल 31C। मैंने बोला था कि वैन आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वैन आर्टिकल 31C केम इन आर्टिकल 14 गोज आउट, यानी कि जब आर्टिकल 31C आता है तो आर्टिकल 14 अपने आप चला जाता है, यानी कि आर्टिकल 31C क्या था, इसका एक्सेप्शन था। आप इससे भी लगा सकते हो, और किसी ऑप्शन में आर्टिकल 31C है नहीं। वरना अगर आपको इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैं बताता हूँ कि आर्टिकल 31 जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी था।
बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से हटा दिया था। एक्स्ट्रा बातें आप नोट कर लेना, अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। पहले हमारा राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया था। मैं बता चुका हूँ आपको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आर्टिकल 31 के अंदर 3 प्रोविजन होते हैं, 31A, 31B, 31C। 31A जो था वो एग्रीगेरियन रिफॉर्म से रिलेटेड था। आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल से रिलेटेड था कि कोई भी अगर कानून आप 9th शेड्यूल में रख लोगे तो फिर जुडिशल इम्यून हो जाएगा, जुडिशरी उसको रिव्यू नहीं कर सकती है। और आर्टिकल 31C जो था वो हमारा ये कहता था कि अगर कोई भी लॉ आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनता है और उस दौरान वो हमारा कोई फंडामेंटल राइट को वायलेट कर देता है तो वो लॉ हमारा नल एंड वॉइड नहीं होगा। आर्टिकल 31C को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था? तो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ये सारी बातें हमें पता है, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात क्या होगा कि इसका ऑप्शन नंबर ए एक्सेप्शन होगा, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का। मैं इसे सारे कंसेप्ट आपको डिटेल वीडियो में बता चुका हूँ, अभी हम लोग केवल क्वेश्चन कर रहे हैं और टाइम की लिमिट है इसलिए मैं चाहकर भी बता नहीं पा रहा हूँ। आर्टिकल 5 क्या है? आर्टिकल 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर इशू ऑफ अ रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो की रिट इशू करने के लिए इनमें से कौन सी नेसेसरी कंडीशन नहीं है? जो कि CDS 2020 का क्वेश्चन है। पहली ऑप्शन बोल रहा है द ऑफिस मस्ट बी पब्लिक ऑफिस। जो ऑफिस है पब्लिक ऑफिस है भैया। सीधी सीधी क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि क्यू वारंटो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत लिखा है, बस हमें उसमें से गलत छांटना है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए। प्राइवेट ऑफिस में केवल और केवल हमारा एक रेट लगता है, कौन सा वाला? पहला वाला, हैबियस कॉर्पस टू प्रेजेंट द पर्सन बिफोर द कोर्ट। दूसरा हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द ऑफिस मस्ट बी क्रिएटेड बाई स्टेटूचरी और बाई कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटूचरी मतलब कोई जो ऑफिस है, जिस ऑफिस में बंदा बैठा है वो या तो किसी लॉ के द्वारा बनाई गई हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई हो। बिल्कुल सही बात है। क्यों वारंट यही तो बोलता था कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट और नॉट, क्या आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि द ऑफिस मस्ट नॉट बी सब्सटेंटिव वन। अब सब्सटेंटिव मतलब होता है वास्तविक, मतलब ऑफिस कोई वास्तविक में है ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 ये बोल रहा है कि देयर हैज़ बीन कंट्रावेंशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्रावेंशन मतलब उल्लंघन होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का या तो उल्लंघन हुआ हो या फिर किसी लॉ का उल्लंघन हुआ हो उस पर्सन के द्वारा उस ऑफिस में। तो यार देखो ऑप्शन नंबर 1 हमें सही लग रहा है कि पब्लिक ऑफिस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 वही होती है पब्लिक ऑफिस जो किसी कानून के द्वारा या फिर संविधान के द्वारा बनाई जाती है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? ये भी सही बात बोल रहा है कि पर्सन की तो आप तभी तो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, उसकी जो योग्यता है, आप तभी तो उसको चेक करोगे, तभी तो उसकी योग्यता पे क्वेश्चन उठाओगे जब उसको योग्यता के खिलाफ कोई काम करे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो सीधी सीधी बात है, जो हमारा गलत है ऑप्शन वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर C गलत है हमारा, यानी कि यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 ये हमसे पूछ रहा है कि विच वन प्रोवाइड कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन इंडिया। ये इंडिया 2021 का सवाल है, यानी कि आदमी और औरत इंडिया में किस मामले में बराबर है? आर्टिकल 14-15 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या फिर 5th शेड्यूल या फिर आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसका सही आंसर होगा भैया आर्टिकल 14-15। आर्टिकल 14 और 15 जो थे वही तो हमें इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहे थे, और फिर ये आर्टिकल 15 हमारे डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था, चाहे आदमी हो या औरत हो। आर्टिकल 14 और 15 ही हमारी जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। इसमें अगर एक्स्ट्रा नॉलेज बताऊँ तो 5th शेड्यूल, जब हम लोगों ने शेड्यूल की वन शॉट देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 5th और 6th शेड्यूल को आपको याद इस तरह से करना है कि 5th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा था, जबकि 6th शेड्यूल जो था वो ट्राइबल एरिया की बात कर रहा था। यानी कि 5th शेड्यूल शेड्यूल एरिया, 6th शेड्यूल ट्राइबल एरिया। इसमें वो तो सेम ही था, ATMM, यानी कि जो मैंने ट्रिक बताई थी वो आप देख लेना। तो 5th शेड्यूल जो था वो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया की बात कर रहा था, ना कि जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये बताना कि 5th शेड्यूल में कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 235 था कि आर्टिकल 245 था या आर्टिकल 244 था। ये मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ वीडियो में। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो था वो 3 बातें मेन बता रहा था हम लोगों को, जो हम लोगों को ध्यान रखनी थी कि आप पहली चीज़ ये कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की साइज़ को कम कर दो। पहले 389 थे, बाद में 299 कर दो। पहली चीज़ इंडिया और पाकिस्तान की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो। अगली चीज़ ये बोल रहा था कि अगर हिंदुस्तान चाहे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहे, तो जो अंग्रेज़ों के द्वारा हिंदुस्तान के प्रति कानून बनाए गए उन कानून को वो बदल सकती है। और तीसरी चीज़ को क्या बोल रहा था? तीसरी चीज़ वो ये बोल रहा था ये जो है कि इंडिया फ्री है अपने किसी से भी फॉरेन रिलेशन रखने के लिए, मतलब मोर और लेस से पार्टीशन की बात कर रहा था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसका जेंडर इक्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1947 में आया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अगला हमारा ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि आर्टिकल 20 जो है भैया वो जो इंसान है उसके पास कौन कौन से राइट हैं, राइट ऑफ अ पर्सन ऑफ एक्यूज्ड, उसकी बात कर रहा था, ना कि
जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहा था, तो इसका मतलब आर्टिकल 14 और 15 वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये 2021 का सवाल है इंडिया का, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आप लोग देखो। राइट टू एजुकेशन क्या हमारा फंडामेंटल राइट है कि नहीं है? बिल्कुल हमें पता है, आर्टिकल 21 क्लॉज ए राइट टू एजुकेशन, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ा गया था। अगला ऑप्शन बोल रहा है राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज़, आर्टिकल 30 यही बोलता है। राइट टू कन्फर विद टाइटल, और आर्टिकल 4 ये बोल रहा है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ये तो हमें पता ही है, आर्टिकल 17 है। अब राइट टू कन्फर विद टाइटल ये यूपीएससी खेल गई थी भाई साहब, कई सारे बच्चों ने इसको गलत माना ही नहीं, फिर बाद में उनको पता चला कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल है हमारा फंडामेंटल राइट। अभी बिल्कुल जस्ट 180 डिग्री वाली बात बोल रहा है, जस्ट अपोजिट बात बोल रहा है क्या, कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल हमारा फंडामेंटल राइट है, जिससे कि आर्टिफिशियल हायरार्की ना हो सोसाइटी में, सभी लोग बराबर रहें एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स। लेकिन ये क्या बोल रहा है राइट टू कन्फर टाइटल, आपको सबको टाइटल देनी है। ये हमारा सीधी सीधी बात है, यही है भैया रॉन्ग नंबर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिट, ये 2021 का है। पहला है हमारा मैंडमस रिट नहीं है, या फिर सर्शियरी रिट नहीं है, क्यूबोरेटो रिट नहीं है, या फिर ये सिविबिलिटी रिट नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिविबिलिटी नहीं है हमारी रिट। अब सिविबिलिटी होता क्या है, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा, अच्छा मैंडमस तो आपको पता ही होगा, कमांड देना होता है। सर्शियरी भी पता होगा, क्यूबोरेटो भी पता होगा कि आप इस ऑफिस पे बैठे हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सर्शियरी क्या था कि लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिव्यू कर सकता है अपर कोर्ट। सिविलिटी एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे मैंने आर्टिकल 13 बताया था क्या, कि अगर कोई लॉ ऐसा इनेक्ट होता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उस लॉ की उन बातों को हटा दिया जाएगा जो कि बातें हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं। मीन्स इफ़ अ लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड विच वायलेट our fundamental right, then those principles, then such provisions of that law are considered null and void which violate fundamental right। मतलब उसकी वो प्रोविजंस को null and void कर दिया जाएगा जो कि प्रोविजंस हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हैं। मान लो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 5 बातें लिखी हैं, उन 5 बातों में लास्ट की जो चौथी और पांचवी बात है ना, वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है, तो चौथी और पांचवी बात को काट दिया जाएगा, शुरू की 1 2 3 बातों को चलने दिया जाएगा। यही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी कहता है। अच्छा, आगे के हम लोग सवाल देखते हैं। और तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंडामेंटल राइट, ये 2021 का सवाल है। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? पहला हमारा बोल रहा है राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड, फिर ऑप्शन बी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और फिर ऑप्शन सी है राइट ऑफ एक्यूज, और फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो यार, इसमें से दो तो हमें देख के पता चल गया कि दो तो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, ये हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। ऑप्शन बी हमें पता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 की बात कर रहा है, 24 की बात कर रहा है। और फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी हमें पता है भैया, ये आर्टिकल 21 की बात कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर ए और सी में कन्फ्यूजन है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, राइट ऑफ एक्यूज, ऑप्शन नंबर ए क्या बोले, राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड। अभी मैंने आपको डीपीएसपी बताया नहीं, लेकिन जब डीपीएसपी बताऊंगा तो उसमें से पहला ही आएगा डीपीएसपी हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक होगा, ये आर्टिकल हमारा 39 होता है। आर्टिकल 39 ये बोलता है राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड। इसमें अगर आपको और जानना तो ये समझ लो, आर्टिकल 39 जो होता है ना हमारा, वो एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है, गांधीन प्रिंसिपल क्या होता है, लिबरल प्रिंसिपल क्या होता है, ये सारे डीपीएसपी में देखेंगे। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, पहला वाला क्या है हमारा डीपीएसपी, अगर डीपीएसपी है तो फंडामेंटल राइट होने से रहा। अच्छा, डीपीएसपी क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है, वो सब अगले चैप्टर में वन शॉट बनाऊंगा। डीपीएसपी का ज़्यादा नहीं, केवल केवल 15 मिनट का, और उसमें 15 मिनट में आपके डीपीएसपी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो पाए, जो आपसे नहीं होगा वो किसी से नहीं होगा। अगला है हमारा, और ये राइट ऑफ एक्यूज क्या होता है, तो फिर अच्छा, राइट ऑफ एक्यूज कुछ नहीं होता, आर्टिकल 20 बोल रहा है वो घुमा के, कि जो पर्सन है दोषी है उसको क्या क्या मिल सकता है, आर्टिकल 20 और 22 की बात हो रही है। जो राइट ऑफ एक्यूज है वो आर्टिकल 22 नहीं बोलता था कि भैया अपने फैमिली फ्रेंड या फिर वकील वगैरह किसी को बता दो, और फिर ऑफिशियल डायरी में लिखनी चाहिए, जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस जो मैंने बताया था आपको आर्टिकल 22 में। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू नॉन सिटीजन। आगे मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन होगा, ये सी डी एस एग्ज़ाम 2021 का है, सी डी एस एग्ज़ाम 1 2021 की, नॉन सिटीजन यानी कि कुल मिला के फॉरनर को कौन कौन से राइट मिले हैं वो बताना है हमें। तो हमें पहले ये देखना है इंडियंस को कौन कौन से राइट मिले हैं। इंडियंस को राइट मिले थे हमारे 15, 16, 19, 29 और 30। इसके अलावा जो भी राइट्स हैं वो हमारे फॉरेनर को मिले। अच्छा, फिर मैंने ये भी बताया था कि फॉरेनर हमारे दो तरह के होते हैं, सवाल ध्यान से सुन लेना। एक हमारे फ्रेंडली फॉरेनर होंगे, एक एनिमी फॉरेनर होंगे। फ्रेंडली फॉरेनर मान लो जो फ्रांस से हो गया, यूएसए से हो गया, कनाडा से, कहीं से भी आ गया। एनिमी फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान से आ गया वो एनिमी फॉरेनर। अब एनिमी फॉरेनर जो होगा उसे कोई फंडामेंटल राइट नहीं मिला है। जो फ्रेंडली फॉरेनर हैं उनको फंडामेंटल राइट मिले हैं इनके अलावा। अब
ऑप्शन नंबर ए फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 ये तो आ गया, ये तो केवल इंडियन को मिला, यानी कि ऑप्शन 1 नहीं होगा। अगला है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन आर्टिकल 20 इसमें क्या है, यही आंसर है, टेक आगे लेकिन पढ़ लो पहले। फ्रीडम ऑफ कंसेंस आर्टिकल 25 ये भी टेक, 2 और 3 इसका सही है। और फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात कौन से आर्टिकल में हो रही थी, 16 में, यानी कि आर्टिकल 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, यानी कि बोथ ऑप्शन 2 एंड 3 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज अंडर विच आर्टिकल। ये CDS 2021 का सवाल है। तो भैया ये हमें पता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 बात कर रहा था, जिसमें हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट देखा था। एविडेंसी ने क्या क्या बोला था, 3 बातें वो देखी थी। फिर आर्टिकल 15 जो था, रूल ऑफ लॉ क्या था कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, बी यू एवर सो हाई, लॉ इज ऑलवेज हायर देन यू, ये देखा था हमने रूल ऑफ लॉ में। और फिर पहले क्या होता था, रेकलेक्स होता था, यानी कि पहले होता था रेकलेक्स यानी कि किंग इज लॉ, बाद में हो गया था लेकरेक्स यानी कि लॉ इज किंग। और फिर हमने क्या देखा था, लेक्स सुप्रीमस यानी कि लॉ इज सुप्रीम, ये हमने आर्टिकल 14 में देखा था। आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा था, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ था। आर्टिकल 16 हमारा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। और आर्टिकल 22 जो था वो हमारा किससे था, राइट ऑफ एक्यूज, यानी कि पर्सन अगर दो प्रिवेंटिव डिटेंशन वगैरह की बात कर रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी बात झूठी है, इनकरेक्ट है। CDS एग्जाम 1 2021 का सवाल है ये, कि 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसने राइट टू एजुकेशन को जोड़ा था आर्टिकल 21 में। यार पहले ही स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 85th नहीं था, इसका सही आंसर 86 था। 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने राइट टू एजुकेशन नहीं जोड़ा था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने जोड़ा था राइट टू एजुकेशन, जो कि आर्टिकल 21 क्लॉज ए में आता है। ये भी याद रखना, पहले आर्टिकल 45 में था ये, और ये हमारा पहले क्या था, DPSP था। तो इसका सही आंसर तो भैया पहले ही वाला मिल गया हमें, लेकिन और ऑप्शन भी देख लो, क्या पता आगे ट्विस्ट हो। आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है। मैंने बताया कि 2 तरह की डिटेंशन होती है, एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, एक हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है जो कि विदाउट ट्रायल हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारा प्यूनिटिव डिटेंशन विद ट्रायल हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ट्रायल हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन मैक्सिमम 3 महीने के लिए होता है, 3 महीने से ज़्यादा अगर होता है तो एडवाइजरी काउंसिल बैठती है, जिसमें 3 बंदे होते हैं। वो 3 बंदे कौन होते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव या फिर हाई कोर्ट का एक्टिव या फिर रिटायर्ड जज, और फिर बचे हुए भी 2 सेम होते हैं। फिर मैंने क्या देखी थी, ये एडवाइजरी काउंसिल बताएगी, अगर ये एडवाइजरी काउंसिल बोलती है कि हाँ इस पर्सन को 3 महीने से ज़्यादा का डिटेंशन देना है, तो फिर वो इंसान कैसा चलाएगा। और फिर आपको और क्या रखना था प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कि ये सनसेट इसमें लेजिस्लेशन होता है। सनसेट लेजिस्लेशन मतलब क्या होता है कि जिस तारीख तक का कानून है उसी तारीख तक ही एप्लीकेबल होता है, उसके बाद ये अपने आप क्या होता है, शट डाउन हो जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगला हमारा ऑप्शन सी बोल रहा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, यानी कि रेट हमारे कौन से पार्ट में आती हैं, तो पार्ट 3 में ही तो आती है कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला ये बोल रहा है ऑप्शन नंबर 4 की जो रेट है होती है हाई कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है, ये बात सही है। तो गलत कौन सी बात है, पहली बात है, रेट हाई कोर्ट की ज़्यादा कैसे होती है, हाई कोर्ट की रेट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये लीगल राइट हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की रेट जो होती है वो केवल फंडामेंटल राइट के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, लीगल राइट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। इसलिए जो रेट का स्कोप हाई कोर्ट का है वो ज़्यादा स्कोप है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। अगली वीडियो में 2-4 सवाल और बचे हैं, उसको हम लोग कर लेंगे और फिर DPSP को शुरू करेंगे। टिल देन जय हिंद जय भारत।